आज हम लोग ये जो चैप्टर है ना प्लांट सिस्टम वाला, इसको एक ही वीडियो के अंदर थोड़े टाइम में डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ी सी उनको समझ नहीं आती क्योंकि ये बॉटनी का टॉपिक है। प्लांट्स वाली चीज़ों में कुछ तो बच्चे अक्सर ही स्ट्रगल करते हैं हर साल। तो इसको अगर आप लोग समझने की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें तो आप लोग इसको खुद अपने अल्फाज में ईजिली लिख सकते हैं। अगर तो आप समझेंगे नहीं तो फिर आप रट्टे मारते रहेंगे और वो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं होंगे। अगर आप थोड़ा सा समझ लें तो वो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज और क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दो सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। अब पहले रूट सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि वो वाला सिस्टम या वो वाले पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो ग्रो करते हैं ज़मीन के नीचे वाली सतह पे। ये ज़मीन है, इसके नीचे वाली सतह पे नीचे की तरफ को जो ग्रो करते हैं उनको हम लोग रूट सिस्टम कह देते हैं। और इसके साथ एक चीज़ लिखनी है कि ग्रोज बिलो द ग्राउंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ग्रेविटी चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है, तो मतलब कि ये जो जड़ें भी हैं, ये जो रूट्स हैं, ये नीचे की तरफ हो रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, ना कि ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही हैं। ऊपर तो नहीं ना जड़ें जाती, वो बहुत रेयर केसेस हैं, वो छोड़ें उनको, लेकिन वो भी नीचे को ही लटकी होती हैं। यानी कि जो ज़मीन से नीचे की तरफ ग्रो करते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उनको रूट सिस्टम कहते हैं। अब उनकी तीन करेक्टरिस्टिक्स या तीन फंक्शंस क्या हैं कि वो एंकरिंग के तौर पे काम होता है, मिनरल्स वगैरह अब्जॉर्ब करने में हमें मदद देता है जो कि आगे स्टेम तक पहुंचते हैं मिनरल्स। उसके अलावा जो कुछ रूट्स हैं वो फूड को भी स्टोर करती हैं, जैसे कि कैरेट्स वगैरह और टर्निप्स, शलजम वगैरह। उसके बाद शूट सिस्टम आ जाता है। शूट सिस्टम वो वाला प्लांट का हिस्सा है जो कि ग्राउंड से ऊपर वाली सतह पे ग्रो करता है और अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी चीज़ों को नीचे खींचती है। तो ये क्या होता है कि ये चीज़ ऊपर को उग रही है, ना कि नीचे को इसके पत्ते उग रहे हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के ऑपोजिट। ठीक है। शूट सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है पत्तों पर, स्टेम पर, लीव्स पर, उसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये शूट सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है कि शूट भी सपोर्ट करता है प्लांट को खड़ा रहने में, ताकत देता है, वाटर को सप्लाई करता है और फूड को सप्लाई करता है। उसके अलावा शूट क्या करता है, कुछ शूट जो हैं वो फूड को स्टोर करती हैं, लाइक शुगर केन वगैरह। गन्ना जो है वो नीचे उसकी जड़ें होती हैं, लेकिन ऊपर जो चीज़ उसकी होती है वो खाने के लायक होती है, तो वो फूड के तौर पर हमारे काम होता है। आगे हमारे पास है इंटरनल डाइकोट, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। इसके अंदर से ज़्यादातर शॉर्ट या एमसीक्यूज आ रहा है, लॉन्ग मैंने देखा इतना नहीं आ रहा, लेकिन पता कोई नहीं होता, तैयार रहना चाहिए, लाइक बच्चों को याद रखना चाहिए। डाइकोट स्टेम तीन बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना होता है। जो पहला टिश्यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मस। जो सबसे आउटर लेयर होती है बाहर वाली साइड पे स्टेम के ऊपर, अगर तो ये वाली देखें, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये बाहर, उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मस। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और स्टेम के बाहर वाली सतह पे मौजूद होती है। कुछ जो डाइकोट स्टेम होते हैं जो भी ग्रोइंग की फेज में होते हैं, डाइकोट यानी कि यंग, मतलब जवान अभी पौधा बढ़ रहा है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग होती है वैक्स की, वैक्सी कोटिंग, चिपचिपी सी, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है कि वो प्रोटेक्ट करता है वाटर के लॉस से। उसके बाद है कुछ वुडी प्लांट्स जो लकड़ी नुमा, जिनके अंदर से हम लकड़ी हासिल करते हैं आग जलाने के लिए या और कामों के लिए, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है एपिडर्मस के, उसको कहते हैं बार्क। ठीक है। तो बार्क का काम क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का। उसके बाद दूसरा जो टिश्यू होता है दरमियान में, वो होता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो है, इसकी पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन सी बन जाती है कि लार्ज थिन वॉल्ड से मिलकर बना होता है, बिटवीन वस्कुलर बंडल्स एंड एपिडर्मस। दरमियान में कोर्टेक्स होता है, बाहर एपिडर्मस और अंदरूनी सतह पे होता है वस्कुलर बंडल्स। आगे पढ़ेंगे। ये बनता किससे है, 4 to 5 सेल्स की थिक लेयर से। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। और ये क्या है, लिविंग सेल से मिलकर बनता है और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरो कोर्टेक्स के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद है कोर्टेक्स सेल्स बिकम टर्जिड, वो फूल जाते हैं जब इनके अंदर से पानी गुजरता है इनका जो नॉन वुडी पार्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए। एक वुडी पार्ट होता है, एक नॉन वुडी पार्ट। तो जो नॉन वुडी पार्ट है उसके अंदर जो कोर्टेक्स है वो फूल जाता है, ताकि टर्जिड मतलब फूल जाना, ताकि वहां पे वो फूल कर उसको सपोर्ट दे सके। वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम मिलकर बना रही होती हैं, तो ये सर्कुलर पैटर्न में मौजूद होती हैं। अगर तो आप लोग देखें ये डाइकोट स्टेम वाली, ये देखें ये सर्कुलर पैटर्न में मौजूद है हमारे पास। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर पैटर्न में मौजूद होती है। उसके अलावा ये वाली आखिरी लाइन के जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर वेयर एज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, ये दो लाइनें।
उसके अलावा जाइलम और फ्लोएम का काम होता है वस्कुलर बंडल्स बना रही हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फाइबर मतलब रॉड टाइप से बना देती हैं जो कि इसको खड़ा रहने में स्टेम को मदद देती है, ठीक है, एक जगह पे, या आंधी तूफान वगैरह में वो इसको बेंड थोड़ा सा कर देती है, यानी कि बेंडिंग वाली लचक प्रोवाइड करती है, ताकि ये अगर लचक नहीं होगी तो वो हवा आएगी तो वो सीधा टूट जाएगा। आगे है डाइकोट रूट। डाइकोट रूट भी उन्हीं 3 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज का बना हुआ है, लेकिन उनके अंदर जो फंक्शन वगैरह करैक्टरिस्टिक है वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। पहला वही एपिडर्मिस है, आउटर लेयर को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं डाइकोट रूट में भी। लेकिन इसका काम क्या होता है कि ये यूनिसेलुलर से मिलकर बनी होती है, यूनिसेलुलर रूट हेयर जिसके ऊपर मौजूद होते हैं। और ये क्या काम करती है एपिडर्मिस, इसके अंदर एब्जॉर्ब वाटर को चूसने में मदद देती है ज़मीन से। लेकिन डाइकोट रूट के अंदर क्यूटिकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन स्टेम में होती है, विच इज़ कोट ऑफ डिफेंस फाउंड इन स्टेम एंड लीव्स, जो कि लीव्स वगैरह में या वो डाइकोट स्टेम में हमें मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई नहीं होती। स्टोमेटा भी इसके अंदर मौजूद नहीं होते, एपिडर्मिस में ऊपर मौजूद होते हैं स्टेम वाले में। कोर्टेक्स का इसके अंदर फंक्शन क्या है, कोर्टेक्स लार्ज थिन वॉल्ड एंड राउंडेड सेल्स पर मुश्तमिल होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ये वाली, ये ठीक है, ये आया भी हुआ एमसीक्यूज में। और इनके अंदर, इसके सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर थोड़ी थोड़ी वक्फे के बाद स्पेसिस होती हैं, और इन स्पेसिस का क्या काम होता है कि फूड और वाटर को गुजरने दें। ये देखें इनके अंदर हमें कुछ ना कुछ, ये असल में पिक्चर बुक पे अगर देखेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी स्पेस नजर आएगी, ये वाली जो है कोर्टेक्स के अंदर। उसके बाद तीसरी वस्कुलर बंडल्स, वही जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म अ सेंट्रल रॉड। इसके अंदर भी सेंटर के अंदर रॉड बना देती है जो कि एंकर करने के, एंकर मतलब होता है खड़े रहने में, एक जगह स्ट्रेट रहने में। जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि बाबर आजम एंकरिंग कर रहा है, मतलब जितनी बॉलें खेल रहा है उतने रन बना रहा है, ताकि एक एंड उसने संभाला हुआ है, एक एंड से विकेटें नहीं गिरने दे रहा वो। इसी तरह ये भी जमीन पर गिरने से रोक रहा है, एक जगह पे खड़ा रहने पे, स्टेबल रहने में, क्या कहते हैं, तवाज़न बरकरार रखने में मदद देते हैं। जिस तरह टीम को तवाज़न बरकरार रहे, विकेटें ना गिरें। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स में ये जो 2 डायग्राम्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रूट्स का, जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम के अंदर 1 वे फ्लो होता है, यानी कि रूट्स से ऊपर की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है, लेकिन फ्लोएम के अंदर 2 वे फ्लो होता है। ऊपर अगर खुराक बन रही है, फर्ज करो यहाँ पे कोई तना है तो यहाँ पे कोई खुराक बन रही है, स्टोमेटा के जरिए फोटोसिंथेसिस होके वो ऊपर भी भेजेगा और नीचे को भी भेजेगा, 2 वे फ्लो है। इसके अंदर कोई एंड वाल मौजूद नहीं होती, लेकिन इसके अंदर एंड वाल्स मौजूद होती हैं जिनके अंदर परफोरेशन मतलब छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके अंदर से वो खुराक गुजरती है। ये जो है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये पानी और फूड को दोनों को ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अगर वो पूछे कि वाटर की मूवमेंट के लिए क्या है तो वो जाइलम है, फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम है। ठीक हो गया। अब जिस तरह इंसानों के अंदर वेन्स और आर्टरीज होती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन पौधों के अंदर क्या है, 2 टाइप्स की वेसल्स मौजूद हैं जिनका नाम है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अगर डिटेल्ड पढ़ना है तो ये नोट से पढ़ाया हुआ है दूसरी टॉपिक वाइज वीडियो में, वहां से पढ़ें सारे टॉपिक्स, लेकिन ये 1 शॉट में पढ़ा रहा हूँ सारा पूरा चैप्टर इकट्ठा ही। रूट्स के अंदर जो जाइलम और वेसल्स हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठे ग्रुप्ड होते हैं, लेकिन अलग-अलग होते हैं। ठीक है, रूट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो अलग-अलग पाई जाती हैं, लेकिन स्टेम और लीव्स में जो डाइकोट स्टेम मतलब पड़ा था उसके अंदर बिल्कुल साथ साथ होती हैं। अगर तो पिक्चर से देखा जाए, ये देखें, ये इसके अंदर सेपरेट है डाइकोट रूट के अंदर, लेकिन इसके अंदर डाइकोट स्टेम में जो जाइलम और फ्लोएम है वो सर्कुलर पैटर्न में साथ साथ ही मौजूद हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ये वाली आखिरी लाइन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जाइलम है, ये भी बड़ा, तीनों ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। सबसे पहले ये जाइलम का क्या काम होता है, फंक्शन, वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को सॉइल से ऑल पार्ट्स तक प्लांट के लेके जाना। ये जाइलम की सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। उसके बाद वेसल्स क्या चीज़ होती है, ये जो जाइलम वेसल बनी होती है ये लॉन्ग एम्प्टी डेड सेल्स पर मुश्तमिल होती है, जिसको हम लोग वेसल की ये डेफिनेशन भी आ गई। ये जाइलम किससे बनी होती है तो फिर यही लिखना है, आगे डब्बे में पढ़ेंगे हम एक छोटा। वाटर की मूवमेंट को थ्रू अ प्लांट क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है, ट्रांसपायरेशन की एक आगे भी डेफिनेशन है, वो भी पढ़ेंगे हम। आगे फ्लोएम आता है। फ्लोएम का काम होता है डिजॉल्व फूड को, जो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, एक जगह से पत्तों से एवरी पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाना, या सक्रोज की फॉर्म में, वो सक्रोज भी एक जगह पे जिक्र है कहीं बुक में। ठीक है, फ्लोएम जो होता है वो लिविंग सेल्स से बना होता है, और इसके अंदर सेपरेट टाइनी होल्स यानी कि सीव प्लेट्स और सीव ट्यूब्स, यानी कि इतनी चीज़ हमारे पास क्या है, सीव ट्यूब है और ये सीव प्लेट्स हैं। सीव प्लेट्स के अंदर हमारे पास
ये सॉरी ये फ्लोएम की है, ये कंसेप्ट चेक बॉक्स से पढ़ी जा रहे हैं, ये फ्लोएम की है और ये जाइलम की है। कंसेप्ट चेक बॉक्स में उन्होंने कहा डायग्राम को करेक्ट करें, तो ये फ्लोएम की है, ये जाइलम की है। और भी गलतियां, लेकिन जनरल में पढ़ाना चाह रहा हूँ इसलिए यहीं से पढ़ लें, ठीक है। तो इसके अंदर जो सीव ट्यूब्स मौजूद हैं, अगर तो चलो इस तरह ही कर लेते हैं, छोड़ें यहाँ से ना पढ़ें, आप इस तरह पढ़ें, इधर से ही देखें। जाइलम के अंदर क्या है, सॉरी दीज सेल्स आर सेपरेटेड बाय टाइनी होल्स लाइक सीव, यानी कि ये जो सीव होल्स हैं इसके अंदर एक मौजूद हैं फ्लोएम के अंदर, इनके अंदर से फूड गुजरती है। और आगे क्रॉस वाल्स आर कॉल्ड सीव प्लेट्स, तो ये हमारे पास ये एक सीव प्लेट है, एक ये सीव प्लेट है। एक सीव प्लेट और दूसरी सीव प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लोग सीव ट्यूब कह देते हैं, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ, अब इसकी अब उसके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन का। वाटर की मूवमेंट, सॉरी फूड के पार्टिकल्स की मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अदर टिश्यूज और थ्रू आउट द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, यानी कि फूड की या मटेरियल की मूवमेंट को हम लोग कह देते हैं ट्रांसलोकेशन। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने वाली, वो इसमें एक तो वो तीन तीन लाइनें तो थी फ्लोएम, अब लॉन्ग में भी आया हुआ है, ये सारा करने की जरूरत है, लेकिन शॉर्ट में भी ये आया हुआ है, ठीक है। ये वाला डब्बा, सिर्फ डब्बा ही उसने दे दिया, ये दो चीज़ें दे के उसने ये लिख दी हैं ऊपर वाली चीज़ें। चलो जी लिखो अब इसके नीचे वाली चीज़ें। कौन सा प्रोसेस होता है जाइलम में, ट्रांसपायरेशन का। सब्सटेंसेस वाटर और मिनरल्स मूव करते हैं रूट से लीव्स की तरफ। स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉलम होता है जो कि अंदर से एम्प्टी होता है, हालो मतलब एम्प्टी, और डेड सेल्स और रेनफोर्ड सेल्स से मिलकर बना होता है। रेनफोर्स्ड सेल्स भी ऐसे ही होते हैं कि वो दरमियान से थोड़े से खाली होते हैं, जिस तरह ये हॉलो का जिक्र आया ना कि दरमियान से खाली होता है, यही चीज़ होती है। लेकिन ज़्यादा इस पे फोकस ना करें, बस आप लोगों को ये डब्बा याद होना चाहिए। समझ तो लिया आपने, समझ लिया तो याद भी ईजी हो जाएगा। फ्लोएम के अंदर ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और इसके अंदर फूड के सब्सटेंसेस या फूड का मटेरियल जो है वो पत्तों से पूरे प्लांट तक पहुंचता है, और ये मिलकर किससे बना होता है, लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। अब वाटर अपटेक बाय रूट्स वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो ये नोट से भी बड़ा इजी करके पढ़ाया गया। लेकिन अगर तो मैं कहूँ कि इसके अंदर अगर कोई याद करना चाह रहा है तो वो कुछ चुनिंदा बातें याद करें। सबसे पहले आम अल्फाज में कि जो रूट्स का मेन फंक्शन होता है वो एंकर करना होता है प्लांट्स को, और वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से पूरे प्लांट्स तक, पूरे प्लांट की बॉडी तक पहुंचाना, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे रूट हेयर्स इसकी टिप पर मौजूद होते हैं, रूट के कोनों पर, ठीक है, जो जिसके ज़रिए वाटर वगैरह रूट से पास होता है और पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर जाता है, स्टेम तक जाता है, ठीक है। अब एक छोटे छोटे पॉइंट करके याद करें। रूट हेयर जो हैं उनके अंदर छोटी सी परमिएबल सेल वाल, परमिएबल सेल वाल का मतलब होता है थिन बारीक सी, कि परमिएबल मतलब कुछ चीज़ों को गुजरने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं गुजरने देती। आगे हमारे पास आ जाती है कि सॉइल का जो पानी है ना, मिट्टी वाला यानी कि ज़मीनी पानी जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब उसके अंदर नमकियात की मिकदार कम है। और जो सेल सैप है, सेल सैप एक फ्लूइड होता है, ठीक है, कंसनट्रेटेड मतलब उसके अंदर मिनरल्स की मिकदार ज़्यादा है, यानी कि खट्टा ज़्यादा है कह लें, ठीक है, सल्यूट पार्टिकल्स की मिकदार। वो रूट हेयर्स के अंदर एक सेल सैप है यानी कि एक फ्लूइड है, वो क्या है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, यानी कि इसके अंदर मिनरल्स वगैरह की तादाद यानी कि नमकियात की तादाद जो है सेल सैप उसके अंदर ज़्यादा है, और जो ज़मीनी पानी है उसके अंदर कम है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये है कि पार्शियली कुछ चीज़ों को गुजरने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं। तो क्या होता है, वाटर डिफ्यूज़ होता है सॉइल से रूट हेयर सेल्स के अंदर, यानी कि ज़मीन से रूट तक पानी पहुंचता है। तो वो अब पानी जो है वो ये लिखा हुआ है ना, सो वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम द सॉइल इनटू रूट हेयर सेल्स बाय ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर की मूवमेंट जो है वो हो रही है। अगर तो इस डायग्राम से देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे जो नमकियात वाला पानी है, ये नमकियात के ज़रात हैं कह लो, जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वो कम है, यहाँ पे वही सोल्यूशन थोड़ी मिकदार में ज़्यादा है। तो यही ऑस्मोसिस का प्रोसेस है कि डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करने के अमल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो वही सॉइल के अंदर जो पानी है वो उसके अंदर मिनरल्स की मिकदार कम है, और जो सेल सैप है उसके अंदर ज़्यादा है, वो जो सेल सैप रूट हेयर के अंदर जो फ्लूइड है उस तरह ये मूव कर देती है।
आगे ऑस्मोसिस वही है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है कि वाटर की डिफ्यूजन होती है डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ थ्रू अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन है जो कि कुछ मालिक्यूल्स को गुजरने देती है और कुछ को नहीं, और ऑस्मोसिस भी इसी के जरिए हो रही होती है। ये इस तरह करके परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जब पानी फिर आगे थोड़ी सी वही है कि कोर्टेक्स के जरिए रूट से आगे फिर ऊपर चला जाता है, उनके अंदर स्पेसेस होती हैं कोर्टेक्स के अंदर जहाँ से वो गुजरने देता है पानी को और फूड वगैरह को, ठीक है। और फिर वो रूट कोर्टेक्स से आगे जाइलम में पहुंच जाता है, जाइलम से फिर पूरे प्लांट के स्टेम तक और लीव्स तक पहुंचता है, और उसके बाद स्पॉन्जी मीजोफिल सेल में पहुंचता है, और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल से वाटर क्या होता है सेल वाल के जरिए इवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा के जरिए, और वो एयर में डिफ्यूज हो जाता है। और उसके अलावा एक हमारे पास इसके अंदर डिफ्यूजन आ जाएगी डेफिनेशन। डिफ्यूजन क्या है? मालिक्यूल्स की मूवमेंट हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन मालिक्यूल्स की ज़्यादा है, इस एरिया में कम है, लेकिन डिफ्यूजन होके वो पूरे में इक्वली फैल गए हैं, तो ये डिफ्यूजन होती है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, और ऑस्मोसिस का होता है कि लो से हाई की तरफ मूव करना। उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक प्रोसीजर होता है कि जब प्लांट को मिनरल साल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है या साल्ट्स की कोई रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की, तो वो रेस्पिरेशन के जरिए जो एनर्जी बनाई होती है उसने, उसको यूज़ करके उनको ज़मीन से उन मिनरल साल्ट्स को खींचता है रूट्स के जरिए। इस प्रोसेस को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह देते हैं, ठीक है। when required by the plant mineral salt enter the roots by the process known as active transport। अब अगर कोई लिखना चाह रहा है उसको नहीं लिखा जा रहा तो वो यही लिखे, मेन फंक्शन इसका रूट्स का क्या है? एंकर करना। रूट हेयर्स के अंदर पार्शियली परमिएबल सेल वाल है। उसके बाद ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख दे, डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिख दे, थोड़ा सा आगे लिख दे कि वाटर जो है ऑस्मोसिस के जरिए अंदर आया रूट हेयर्स तक, सॉयल से रूट हेयर से फिर वो कोर्टेक्स में होता हुआ जाइलम तक पहुंचा, और जाइलम से फिर पूरे रेस्ट ऑफ द प्लांट में पहुंच गया स्टेम्स तक, लीव्स तक। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन लिख दे, और ये पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन की इस तरह की छोटे छोटे 5-10 पॉइंट बना के लिख दे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये डू यू नो बॉक्स, आप लोगों ने वैसे के वैसे याद कर लेने हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब ये दोनों इक्वेशन याद करनी है, ये वर्ड इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ गई। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर जाते हैं, और वहाँ पे पानी के साथ रिएक्शन होता है इनका, किसकी मौजूदगी में? लाइट एनर्जी जो कि सनलाइट से आ रही है, और क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है हमारे पास, और वो फिर इन दोनों चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। अब इसके अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर ये सारा काम हो रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जहाँ पे ये सारा काम हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट, ये 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? रॉ मटेरियल जो इसको चाहिए, सनलाइट, एयर और वाटर इसको चाहिए होती है। सनलाइट, एयर और वाटर। एयर के अंदर जो मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस। जब ये तीनों रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहाँ पे ये एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी जो है यूज होती है और कंबाइन करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि एयर से हमें मिल रही है, और हाइड्रोजन के साथ जो कि हमें पानी से मिल रही है, उसके साथ रिएक्ट करती है। एक नया केमिकल बनता है जिसका नाम है ग्लूकोज, जो कि एक शुगर की किस्म है। जो कि मैंने बताया था कि शुगर की काइंड होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी शुगर्स ही होती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज वगैरह। ग्लूकोज जो है वो फिर पूरे हर पार्ट तक प्लांट के पहुंचता है, जहाँ के वेयर सम ऑफ इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस, जो कि फिर वो एनर्जी बनाने के काम आता है हमारा। अब चलो पहले यही पढ़ लेते हैं। कुछ ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है प्लांट और डिफरेंट पार्ट्स में ले जाके, और कुछ जो है वो कंबाइन हो जाती है डिजॉल्व मिनरल साल्ट के साथ जो कि सॉइल से उसको मिल रहे हैं, ताकि वो प्लांट की ग्रोथ वगैरह हो सके, मैन्युफैक्चर हो सके, उसकी नशो नुमा हो सके, उसका कद बढ़ सके, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, वो तो बाहर निकालती है ये वाली। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो हमारे पास क्या है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास बाई प्रोडक्ट है, यानी कि जो फजूल चीज़ हमारे पास रह जाती है उसको हम लोग कह देते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट है। उसमें से कुछ ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादातर बाहर निकाल देते हैं स्टोमेटा के जरिए। अब एक पिक्चर ये दी गई है, तो ये अगर पिक्चर आई हो, पास्ट पेपर में भी आई हुई है, वो पिक्चर दी है उसने सन है, और ये एक पौधे की पिक्चर है, इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है।
ये ट्रांसपायरेशन के इसके फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे। टेम्परेचर की वजह से भी कम और ज़्यादा हो सकता है फोटोसिंथेसिस का अमल, और लाइट की वजह से, लाइट कम ज़्यादा होने की वजह से, उसके अलावा क्या कहते हैं, लाइट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सारों की अवेलेबिलिटी अगर कम ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के अमल पे कमी या इजाफा हो सकता है। उसके अलावा ये गार्ड सेल होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को के ऊपर एक किस्म का पकड़ होती है, जिसको ये इन्हीं पर मुश्तमिल होता है कि इन्हीं पर डिपेंड कर रहा होता है कि इसने ओपन होना है या इसकी क्लोजिंग को जो देख रहे होते हैं वो इन्हीं इन्हीं यही उसको फंक्शन कर रहे होते हैं कह लें। अब ये क्लोज स्टोमेटा की पिक्चर है और ये ओपन स्टोमेटा की पिक्चर है। ये पिक्चर एंड डायग्राम्स याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट चेक बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रोसेस के जरिए प्लांट्स फूड बनाते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये सारा कुछ है ना पढ़ाया हुआ है। इसको आप लोग वहीं से देख लेना, ये इधर ही कहीं होना है, ये वाला, ये ग्लूकोज, ये फोटोसिंथेसिस वाला था। ग्लूकोज जो बनती है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। एक्सप्लेन वेयर प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड, तो एयर से लेता है प्लांट्स स्टोमेटा के जरिए, ठीक है। उसके अलावा नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम, क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ये सारे हमने पढ़े हुए हैं, ये पढ़ लें आप वहीं से। पीस ऑफ लीफ यानी कि एक पत्ता है, उसको थोड़ा सा हमने जूम करके दिखाया उसके अंदर सेल्स को, तो वो है सबसे आउटर लेयर को हम लोग क्यूटिकल कह देते हैं। एपिडर्मस के ऊपर बार दफ़ा होती है, वाटर प्रूफ पार्टर को बाहर जाने से रोकती है। अपर स्किन को उसके बाद हम क्या कह देते हैं, एपिडर्मस। उसके बाद ये लीफ की वेन्स जो जाइलम और फ्लोएम है, नीचे भी हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, वही ऊपर तक लेके आ रही हैं। जाइलम पानी को और फ्लोएम फूड को कैरी करता है। दो किस्म के मीजोफिल सेल होते हैं, एक पैलीसेड मीजोफिल सेल और एक स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। पैलीसेड मीजोफिल सेल का काम है कि ये लॉन्ग सेल्स विद लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए। पैलीसेड मीजोफिल सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो होता है हमारे पास क्लोरोफिल, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है सन की तरफ से आने वाली को। उसके अलावा नीचे स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं, जहाँ पे छोटी स्पेसिस मौजूद है हमारे पास, स्पीरिकल सेल्स विद स्पेसिस। ये देखें, ये स्पेसिस नज़र आ रही हैं येलो कलर की और ये ग्रीन कलर की, ठीक है। एक इसके अंदर से सेल है, ये ग्रीन वाला और येलो स्पेसिस हैं, ठीक है। इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह में, वो वाला सारा प्रोसेस स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स में है। इन दोनों में से एक जो है वो एमसीक्यूज में आया हुआ था, ये स्पॉन्जी वाला आया हुआ था। उसके बाद है लोअर एपिडर्मस, जो कि नीचे स्टोमेटा के साथ अटैच होती है, गैसेस के इन और आउट के सारे प्रोसीजर को जो कंट्रोल कर रही होती है। आगे प्लांट लीव्स आर अडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, 2 सालों से आ रहा है और इस साल भी आना ही आना है, समझ लें। सबसे पहला है कि पत्ते जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, यानी कि चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और यानी कि उनकी, ये देखें ये पत्ता चौड़ा है, ठीक है। अगर तो ये बिल्कुल इस तरह का होता, टहनी की तरह का, तो इसके ऊपर तो बहुत थोड़ी सनलाइट पड़नी थी, फोटोसिंथेसिस कम होनी थी, ठीक है। जिसकी वजह से सनलाइट पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ताकि फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ हो सके, ठीक है। इस टॉपिक का मतलब ये है कि जो पत्ते हैं पौधों के, वो इस तरह अपने आप को अडॉप्ट करते हैं या बनाते हैं नेचुरली तौर पे, या अपनी शक्ल इस तरह बना लेते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें, खुराक ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकें। ज़्यादातर जो लीव्स होते हैं वो बारीक होते हैं। बारीक होने की वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके अंदर गई है स्टोमेटा के जरिए, उसको बहुत थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े इनर सेल्स तक, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए भी वो पौधों के अंदर ज़्यादा बड़े बड़े लार्ज स्पेसिस मौजूद होते हैं, ठीक है, ताकि इजीली कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टोमेटा जो हैं वो पत्ते की एक ऊपर वाली सतह होती है, एक नीचे वाली सतह होती है। नीचे वाली सतह पे इसलिए मौजूद होते हैं ज़्यादा स्टोमेटा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वहाँ से एंटर हो सके और ऑक्सीजन बाहर निकल सके। अब क्या वजह है कि वो नीचे वाले लोअर सरफेस पे ज़्यादा मौजूद होते हैं। अगर तो वो ऊपर सरफेस पे होते तो वो जो सनलाइट आ रही है उसको अंदर जाने में थोड़ी दुश्वारी होनी थी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को, यानी कि वो जो सनलाइट फिर नीचे से एंटर होनी थी तो वो बड़ा मुश्किल, यानी कि वहाँ पे पड़ती ना, इसका साया आ जाता, तो फिर वो क्लोरोप्लास्ट में पहुँचनी नहीं थी सनलाइट या लाइट एनर्जी,
तो उसके इफेक्ट हो सकता था। इस वजह से ज्यादातर स्टोमेटा इसके नीचे वाली साइड पे होते हैं, क्योंकि गैसें अगर नीचे से भी एक्सचेंज हो जाएंगी तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर नीचे वाली साइड पे ये पहली साइड सेल्स मौजूद होंगे तो इनके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अपर सेल्स में मौजूद होता है, यानी कि ऊपर वाली सतह पे जो मौजूद है हमारे पास लीफ में, लीफ की जो ऊपर वाली सतह है, यानी कि वहाँ पे पैलिसेड सेल्स मौजूद हैं जहाँ पे ज़्यादातर सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से क्लोरो फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ हो रहा होता है। उसके अलावा ब्रांचिंग नेटवर्क मतलब जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जो कि वाटर को इन तक पहुंचाता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर फोटोसिंथेसिस हो सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग था। रेस्पायरेशन की डेफिनेशन और इसकी क्या है ये इक्वेशन, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जो आनी होती है कि अब इंसान हो या जानवर हो या पौधे हों, सारों को एनर्जी तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो ये जो एनर्जी पैदा करने का अमल है वो रेस्पायरेशन के जरिए होता है, ठीक है। दे ऑब्टेन एनर्जी कहाँ से ये हासिल करते हैं एनर्जी प्लांट्स, जो फूड उन्होंने फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाई है, ठीक है। अब क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलती हैं जब लाइट एनर्जी इनको मिलती है। लाइट एनर्जी ना भी मिले तो तब भी ये हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपने लिखना जरूर है लाइट एनर्जी ऊपर। तो ये क्या होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाती है और कुछ एनर्जी वहां से रिलीज होती है, जो कि ये यूज करता है डिफरेंट प्रोसेस के लिए। अब जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट के अंदर मौजूद होता है वो स्टोमेटा के जरिए बाहर निकल जाता है। ये दो बाई प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो उसको नहीं ज़रूरत होती। अब गैसेस इन बैलेंस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में आता होता है। अब ये वाली जो चीज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, खैर पढ़ लेते हैं। इसके अंदर यही है कि जो इजाफी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है वो स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देता है। सरप्लस का वर्ड नजर आ रहा होगा, सरप्लस मतलब इजाफी, वो स्टोमेटा के जरिए बाहर निकल जाता है। और ये सारा कुछ यानी कि कभी ऑक्सीजन निकल रही है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में गैसेस का तवाज़न बरकरार रहता है, बैलेंस रहती है। यानी कि ये नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए। एक तरफ एक जब भी किसी चीज़ की किसी प्लांट में कमी हो रही है, किसी में इजाफी निकल रही है, तो वो बैलेंस रहती हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की वजह से। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन के जरिए से एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करती हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब शुगर्स को ग्लूकोज प्रोड्यूस करती हैं। और ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, उसकी वजह से रेस्पिरेशन होती है। ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी हासिल होगी। ये सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में होती हैं और ये हर वक्त हो रही होती हैं, रात में भी दिन में भी। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है वाइल कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस करती है। इसके अंदर जो है ऑक्सीजन यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकाल देते हैं स्टोमेटा के जरिए। ये जो है फोटोसिंथेसिस ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है सारे लिविंग सेल्स में, इंसानों जानवरों यानी कि कोई भी जानदार सेल है जिसके अंदर जान है, लिविंग सेल है, उसके अंदर वो हो रही होगी। ये लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। ये थी डिफरेंसेस हमारे पास, ये वाले दोनों। अब हमारे पास है सिमिलैरिटीज कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो हैं वो लिविंग सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो होती हैं, ये आप 9th में पढ़ेंगे ऑर्गेनेलिज वाला क्या होता है, उनके अंदर हो रहा होता है ये दोनों काम, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ वक्फे के बाद होती हैं, पहले फोटोसिंथेसिस होगी फिर रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन तब भी होगी जब ग्लूकोज बनेगा, तो इसलिए ग्लूकोज बनता है फिर रेस्पिरेशन। इस तरह साइकिल्स में एक हो रहा है फिर दूसरा हो रहा है, फिर एक हो रहा है फिर दूसरा हो रहा है, इस तरह साइकिल्स में चल रहा है। ये थी सिमिलैरिटीज, ये थे डिफरेंसेस। अगर तो वो कह दे कंपैरिजन लिखना है तो आप लोगों ने फिर ये दोनों चीज़ें ही सारे का सारा ही लिख देना है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये करवाया हुआ है, ये वीडियो में देख लेना। बेशक यहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो देख लें, ठीक है। ये कि वो एक साइंटिस्ट ने तजर्बा किया कि एक लीफ है जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है, ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इसका आंसर है नो, प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन यूज होती है। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे ये वाला जो है टॉपिक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ट्रांसपायरेशन पीछे भी हमने पढ़ी है, वाटर की मूवमेंट को भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन और एक यहाँ पे भी लिखी हुई है। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट लीव्स बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट
सरफेस ऑफ मीजोफिल सेल्स, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, बाय द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, ये डिटेल से पढ़ाया हुआ मैंने टॉपिक। उसके अलावा यहाँ पे भी ये जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं ये लोअर एपिडर्मस के साथ अटैच होते हैं, जो कि और लोअर एपिडर्मस सीधा लोअर एपिडर्मस में मौजूद होते हैं हमारे पास स्टोमेटा। इसलिए उसने कहा है कि ये जो पानी लॉस होता है ट्रांसपायरेशन का वो मीजोफिल सेल्स के ज़रिए ही होता है। एक ये डेफिनेशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा की डेफिनेशन है कि वाटर जो और गैसेस जो हैं वो बाहर निकलती हैं, वो पौधे के अंदर जो छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं, पोर्स, उन चीज़ को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, और वो नीचे वाली सतह पे मौजूद होते हैं पत्ते की। एक जो फ्लो चल रहा होता है यहाँ से रूट्स के ज़रिए पानी का जो स्टिक होता है साथ साथ पानी के मालिक्यूल्स, ये वो यहाँ से लेके यहाँ तक पत्तों से बाहर जो निकल रहा होता है, एक पूरे फ्लो चेन चल रही होती है पानी की, उस चेन का नाम है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम हमारे पास। ठीक है। उसके अलावा एक है चीज़ हमारे पास विल्टिंग। फ्लैक्सिड और लिम्प का एक जो वर्ड है वो याद रखें। फ्लैक्सिड और लिम्प का मतलब है मुरझा जाना। ये देखें ये पौधा क्या है, मुरझाया हुआ है। इसका मतलब होता है विल्टिंग हो गई है। विल्टिंग का मतलब है कि पानी जितना उसको नीचे से मिल रहा है, मिलने की बजाय उससे ज़्यादा उसका लॉस हो रहा है। लॉस किस तरह होगा, वो स्टोमेटा जब ओपन होंगे गैसेस के लिए तो ये पानी लॉस हो जाता है इसका। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में लॉस हो जाए तो पौधा मुरझा जाता है, इस चीज़ को विल्टिंग कहते हैं। ठीक है। ये वाला एक हमने किया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल लाइक बच्चे नज़र मार लें इसको। एक्स्ट्रा वीडियो में भी ये सारा इसका समझाया हुआ है। ये विल्टिंग है कि विल्टिंग की एक और डेफिनेशन है कि ये जब प्लांट की वाटर की सप्लाई कम हो जाए या रूट्स को कोई डैमेज आ जाए, कीड़ा लग जाए या वैसे ही नीचे से जड़ कट जाए, ठीक है, तो प्लांट जो होता है द प्लांट स्लोज डाउन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय विल्टिंग, जिसकी वजह से पौधा मुरझा जाता है, ट्रांसपायरेशन हो जाती है उसके अंदर। यानी कि द प्लांट स्लोज डाउन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, मतलब ट्रांसपायरेशन का अमल आहिस्ता हो जाता है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा तो लॉस कैसे होगा जब मिलेगा ही नहीं, तो जो था वो ज़ाया हो गया, उसकी वजह से पौधा सारा ख़राब हो गया हमारा। अब ये वाले जो फैक्टर्स और व्हाट हैपन्स और व्हाई इट हैपन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर शॉर्ट में आए हुए थे। अब बच्चों से पता नहीं क्या मसला है उनको कि ये व्हाई इट हैपन्स उनसे नहीं याद होता। तो अगर आपसे ये व्हाई इट हैपन्स वाली चीज़ नहीं ना याद हो रही तो इसको गोली मार दें, ना करें। कम अज़ कम ये वाले फैक्टर्स और व्हाट इट हैपन्स, ये चीज़ हर बच्चे को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट में आई तो उसने ये ही चीज़ पूछनी है। ठीक है। लॉन्ग में भी आई तो कम अज़ कम ये चीज़ लिखेंगे, कुछ नंबर तो मिलेंगे। ये नहीं याद होती तो ये चलो लाइक बच्चे तो कर ही लेंगे, लेकिन एवरेज बच्चों से ये नहीं हो रहा याद। ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन लेंथी तो नहीं है, ईजी सा ही है कि वजह बता देनी है। वजह सारों में सेम ही है कि अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी, लाइट ज़्यादा होगी, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, ये कम होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। सारों में टेम्परेचर ज़्यादा, विंड ज़्यादा, नंबर ऑफ लीव ज़्यादा, साइज ऑफ लीव ज़्यादा। अगर साइज बड़ा, पत्तों की तादाद ज़्यादा, विंड तेज़ चल रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, ट्रांसपायरेशन फास्ट होगी, इंक्रीज होगी। सारों में यही है, 6 के 6 में, 6 हैं टोटल 5 में। लेकिन ह्यूमिडिटी में बस डिफरेंट है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। इतनी सी बात है वाई व्हाट इट हैपन्स में याद करने के। सारों में आप लोग यही लिख देंगे ना कि ट्रांसपायरेशन इज़ फास्टर इन ब्राइट लाइट, यानी कि ज़्यादा रोशनी में, और ट्रांसपायरेशन इज़ डिक्रीजेज इन डिम लाइट, ठीक हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन फास्टर इन हाई टेम्परेचर, ट्रांसपायरेशन इज डिक्रीजेज इन लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर कम ट्रांसपायरेशन कम। विंड ज़्यादा, ट्रांसपायरेशन इज फास्टर व्हेन इट्स विंडी, यानी कि हवा जब ज़्यादा चल रही है ट्रांसपायरेशन तेज़ हो रही है। अगर तो विंड हल्की है ट्रांसपायरेशन कम। आगे ये पहले पढ़ लेते हैं। अगर पत्तों की तादाद ज़्यादा है ट्रांसपायरेशन ज़्यादा, अगर पत्तों की तादाद कम है ट्रांसपायरेशन कम। पत्ते का साइज बड़ा है ट्रांसपायरेशन ज़्यादा, पत्ते का साइज कम है ट्रांसपायरेशन का आहिस्ता। ह्यूमिडिटी में ये, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हवा में नमी ज़्यादा है, ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कम हो जाएगी ह्यूमिडिटी, पर पानी में हवा में नमी, तो ट्रांसपायरेशन तेज़ हो जाएगी। ठीक है। अब वाई इट हैपन्स, ये भी वजह पूछ लें कि ये मैंने डिटेल्ड लेक्चर पढ़ा दिया था, वहाँ से कर लें। फिलहाल इतना ही काफ़ी है एवरेज बच्चों के लिए। इम्पोर्टेंस सूट टेम्परेचर को मेंटेन रखता है सबसे पहली। उसके अलावा वाटर का बैलेंस, ज़्यादा पानी की मिकदार को बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगर पानी ज़्यादा है।
स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में मदद मिलती है। एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है, क्योंकि वो पूरी चेन चल रही होती है। पूरे पूरे लेक्चर पढ़े हुए हैं, वहाँ से देख लें अगर कोई समझ नहीं आ रही। विल्टिंग के प्रोसीजर से भी बचाता है स्टोमेटा को क्लोज करके। डू यू नो बॉक्स करते जाएं। आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाला है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वही सारा जाइलम और फ्लोएम फ्लोएम वाला, जाइलम का नहीं सॉरी, फ्लोएम वाला करना है। ये फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। सीव ट्यूब्स इसमें मौजूद हैं। उसके अलावा ट्रांसलोकेशन वाली डेफिनेशन पीछे पढ़ ली है, ये एक नई चीज़ है। फ्लोएम सैप कंटेन्स ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एंड मिनरल। ये फ्लोएम सैप किस चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। उसके अलावा ये वाला एक क्वेश्चन है डू यू नो वाला, डिस्कस एंड आंसर वाला, इसको देख लें। ठीक है, किन वजूहत की वजह से पानी गर्मियों में पानी जो है वो दिन के टाइम में नहीं लगाना चाहिए, रात के टाइम में लगाना चाहिए। उसकी वजह ये है लेस इवेपोरेशन, प्लांट एब्जॉर्प्शन, और ये प्रिवेंट स्कैंटिंग वगैरह। उसके आगे ये एक टॉपिक, ये वाला जो है न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स वाला, इसको रहने दें, ये नहीं करना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दें। ठीक है, ये वाली कर लें, कंसेप्ट चेक बॉक्स जो है ना, ये वाला ये कर लेना आपने, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा ये सक्रोज का एक फार्मूला है, वो इधर नहीं लिखा हुआ, तो ये इसका C12H22O11 होता है, ये वाला ये कर लें। उसके अलावा एक हमारे पास ये वाला टॉपिक तो अब छोड़ देना, न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स वाला। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, ये वाले एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये सारी पढ़ाई हुई हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज वगैरह हैं और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो वाले करने हैं आप लोगों ने अच्छी तरह।